हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एपीयू की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी तक जितने वीडियोस हमने अपलोड किए हमारे चैनल के ऊपर उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, कंप्लीट वीडियोस देखिए, क्योंकि देखो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है किस सेक्शन को कैसे पढ़ना है। जैसे SC/ST एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रोविजन है, ऑलमोस्ट 30 क्लॉजेज आपको याद रखने हैं। आप कैसे याद रखें 30 क्लॉजेज, उसके लिए मैंने अलग अलग हेडिंग्स बनवाई थी, उसके अंदर स्पेसिफिक क्लॉजेस डाले थे ताकि आप हेडिंग वाइज उनको याद रख पाओ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाइए उन वीडियोस को देखिए और रिवाइज कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी देख लिए थे तब भी, और अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, ताकि जो आज का हमारा वीडियो है, आज एक फाइनल वीडियो होने वाला है SC/ST एक्ट के सिलेबस से रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि एपीओ प्री के अंदर सिर्फ 9 ही तो सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9। सेक्शन 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब 4 to 9 बहुत बड़े सेक्शन नहीं है, छोटे छोटे सेक्शन से कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, वो सारी चीजें हम समझेंगे। कौन से स्पेसिफिक वर्ड है, देखो सेक्शन 4 के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है, तो सेक्शन 4 के अंदर चीजें मिस ना हो जाए। वहीं पर कुछ आगे प्रिजम्पशंस हैं, वो क्या प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन अप्लाई कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें हम आज के हमारे इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो ये वीडियो भी उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उतना ही क्रिएटिव होने वाला है, आपको उतना ही मजा आने वाला है जितना कि हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना देर किए। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। और जैसे मैंने बोला सेक्शन 3 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 4 से। तो देखिए सेक्शन 3 के अंदर हमने देखा था एट्रोसिटीज, यानी कि जो ये हमारा एक्ट है SC/ST एक्ट, उसके अंदर जो ऑफेंसेज हैं वो सब सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है। अब सेक्शन 4 स्पेसिफिक सर्टन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल से डील करता है, और वो कैटेगरी है पब्लिक ऑफिसर्स। आपके जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो उनको लगाया किस लिए, जनता की सेवा करने के लिए, और अगर वही लोग जनता में डिस्क्रिमिनेशन करें जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सो इन दैट केस उनको भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए सेक्शन 4 जो है वो उस पनिशमेंट से डील करता है, सिचुएशन से डील करता है, ड्यूटीज से डील करता है। तो क्या है ड्यूटीज, क्या है पनिशमेंट, चले देखते हैं। सेक्शन नंबर 4, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करता है, क्यों? अगर वो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है तब, यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट है वो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है और वो अपनी ड्यूटीज, जो उसकी ड्यूटीज इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है, उन ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। ऐसा सेक्शन 4 क्लॉज सबसेक्शन 1 के अंदर मेंशन किया हुआ है। और पनिशमेंट कितना मिलने वाला है, 6 मंथ से लेके 1 साल तक का पनिशमेंट मिलेगा, और साथ में फाइन भी इंपोज किया जाएगा। तो ये पनिशमेंट आपको सबसेक्शन 1 के अंदर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी ड्यूटीज है जो इस एक्ट के थ्रू इंपोज की गई है। सबसेक्शन 2 वो ड्यूटीज बताता है सबसे पहले कि भैया जो भी कंप्लेंट आपके पास आएगी आपको उसे रिसीव करना है, आप मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपने जो कंप्लेंट नोट डाउन किए, यानी कि जो कंप्लेनेंट आएगा अपनी कंप्लेंट लिखवाएगा और आप उसे नोट डाउन करोगे, तो आपको वो जो आपने नोट डाउन की कंप्लेंट उसको रीड आउट करना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई देख मैंने ये लिखा है, अगर तुम्हें इसमें कुछ और ऐड ऑन करवाना है, कुछ रिमूव करवाना है तो आप अभी बता दो। और जब वो ऐसा कर देंगे उसके बाद वो उससे सिग्नेचर ले सकते हैं। उसके बाद उनके पास जब कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उनको FIR दर्ज करनी होगी, इस एक्ट के अंदर वो मना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उनको उस कंप्लेंट की FIR की एक कॉपी कंप्लेनेंट को, जो इन्फॉर्मेंट है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, उसको एक कॉपी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो विक्टिम है और जितने भी विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होंगे। बाद में ये है इंपॉर्टेंट चीज कि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ऑफिसर को, वो इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर अंदर खत्म करनी है। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर। यानी कि ये जो एक्ट है ये पूरी कोशिश ये कर रहा है कि यहां पर जो प्रोसीडिंग SC/ST एक्ट के अंदर स्टार्ट हो, स्पीडी वे में डिस्पोज ऑफ हो जाए, यानी कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस के ऊपर इस एक्ट का पूरा पूरा फोकस है। अभी जब हम मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि ट्रायल भी टाइमली मैनर में कंप्लीट होना चाहिए। कितना टाइम पीरियड है वो जब वो क्लासेस अटेंड करेंगे तब हम समझेंगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, यहां से MCQ बनता है कि 60 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। और उसके बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको चार्जशीट पेश करनी होगी कोर्ट के सामने। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो इस एक्ट के अंदर यहाँ पर इनको बताई गई हैं। अगर वो ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते जो सबसेक्शन 2 के अंदर है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनको सबसेक्शन 1 के अंदर पनिश किया जाएगा।
और जैसा कि मैं हर बार करता हूं, और अदर ड्यूटीज भी हैं, एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, ड्यूटीज मस्ट बी परफॉर्म डिलिजेंटली, फेयरली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उसके अलावा चार्जेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट कैन बी बुक्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट करता है कि साहब इन्होंने सेक्शन 4 का वायलेशन किया है, तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की जाएगी। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही आप क्या करने वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। अब आपको लगेगा सर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट कभी भी कैसे भी करवा सकता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं करवाएगा, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में भी करवा सकता है। हो सकता है पब्लिक सर्वेंट का कोई डिसीजन किसी को पसंद ना आए और वो कंप्लेंट करवा दे, और डेली बेसिस पर जो पब्लिक सर्वेंट है हजारों लोगों से डील करते हैं, क्या पता कौन कंप्लेंट कर दे। जबकि एक प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करें तो गिनती के 10, 15, 20 ही तो लोग होंगे, तो खतरा ज्यादा है पब्लिक सर्वेंट को। और साथ में अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में इस तरह की कंप्लेंट होती है, बेबुनियादी कंप्लेंट होती है, और वहां पर आपने पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्टली क्या कर दिया, लीगल प्रोसीडिंग के हवाले कर दिया, तो क्या होने वाला है, उसका जो पब्लिक वर्क है वो सफर करेगा, और अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, पब्लिक को तो होगा, जनता को ही तो होगा, आपको और मुझे होगा। इसलिए पब्लिक सर्वेंट को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है कि अगर कंप्लेंट हो भी गई है तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है या फिर नहीं करनी है। ओके, चलिए ये था सेक्शन 4। अब मैं यहां पर आपको सेक्शन 4 जो है बैरक से रीड करवा देता हूं, जैसा कि हम हर क्लास के अंदर करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैरक एंड पीपीटी के बीच में क्या सिंक है, ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ ना हो। आप बोलो सर ये तो पीपीटी में से मिसिंग था, तो मैं वही चीज आपको दिखा देता हूं। सेक्शन नंबर 4, punishment for neglect of duties. Whoever being a public servant, देखो, whoever being a public servant but not belonging to a member of SC and ST willfully neglects, देखो ये जरूरी है, willfully neglects his duties required to be performed by him under this act। अब देखो यहां पर जो ड्यूटीज की जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ उन ड्यूटीज की बात की जा रही है जो इस एक्ट के अंदर है, यानी कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, अभी हम सबसेक्शन 2 में देखेंगे ड्यूटीज, तो कोई भी ऐसी ड्यूटी जो सबसेक्शन 2 के एम्बिट में फॉल नहीं हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में अगर वो विलफुली नेग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो फिर वहां पर सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई है? तो वही ड्यूटीज की बात की जा रही है जो यहाँ पे आपको सबसेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, जो रूल्स है उनके अंदर भी जो ड्यूटीज बताई गई है वो shall be punishable with imprisonment for term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1, यानी कि 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। अब यहाँ पर पब्लिक ड्यूटीज, हम पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज की बात करते हैं। टू रीड आउट टू एन इन्फॉर्मेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन ओरली एंड रिड्यूस टू राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन के पास आई है वो इन्फॉर्मेशन रीड आउट करके बताएंगे, पहले तो उसको राइटिंग में नोट डाउन करेंगे, फिर वो रीड आउट करेंगे किसको, इन्फॉर्मेंट को, और जब वो ऐसा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप सिग्नेचर ले सकते हो, किसके, इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर। ओके, चलिए सेकंड, टू रजिस्टर अ कंप्लेंट और FIR अंडर दिस एक्ट एंड अदर रिलेवेंट प्रोविजंस एंड टू रजिस्टर इट अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहां पर बोला गया FIR करनी है, रजिस्टर करनी है इस एक्ट के अंदर, और साथ में अदर रेलेवेंट प्रोविजंस, यानी कि आप देखो यहां पे क्या बोला गया कि अगर इस एक्ट के अंदर FIR दर्ज हो रही है तो भी करनी है, और अगर किसी दूसरे प्रोविजन, किसी दूसरे के दूसरे प्रोविजन में अगर FIR दर्ज होनी है तो वहां पर भी आपको दर्ज करनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो जब भी आपके सामने FIR दर्ज करवाई जाएगी और कोई SC ST कम्युनिटी का इंसान वो FIR दर्ज करवा रहा है और आप उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो जस्ट बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू SC और ST कम्युनिटी, तो आपने अपनी ड्यूटी को विलफुली नेग्लेक्ट किया है एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। Then to furnish a copy of information to recorded therewith to therein format, to record the statement of the victims or witnesses, to conduct the investigation, file charge sheet in the special court
or exclusive special court within a period of 60 days and to explain the delay if any in writing। तो भैया यहाँ पे 60 दिन के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, और अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं की तो आपको वो जो रीजन है वो राइटिंग में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर यानी कि बर्डन डाल दिया गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर कि भैया 60 दिन में नहीं करवाओगे तो भुगतोगे, राइटिंग में आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने राइटिंग में जवाब दिया और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं निकला तो फिर मान लिया जाएगा कि आपने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया है विलफुली, और आपके अगेंस्ट में फिर प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। द नेक्स्ट, टू करेक्टली प्रिपेयर, फ्रेम और ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर, provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of administrative inquiry। तो जैसे मैंने बोला था कि इस एक्ट के अंदर आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में चार्जेस या लीगल प्रोसीडिंग तभी इनिशिएट कर सकते हो जब एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की ऐसी कुछ रिपोर्ट आए। देन सबसेक्शन 3, द कॉग्निजेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी dereliction of duty referred to in subsection 2 by public servant shall be taken by a special court or exclusive special court, okay, and shall give direction for penal proceedings against such public servant। यानी कि cognizance कौन लेगा? स्पेशल कोर्ट या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ये कोर्ट ही यहाँ पर cognizance ले सकते हैं, कोई दूसरा कोर्ट यहाँ पर cognizance नहीं लेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। एक बार आप यहां से रीड कर दें, फिर चलेंगे पीपीटी के ऊपर। इनहांस्ड पनिशमेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, whoever having already been convicted of an offense under this chapter, क्या बोला जा रहा है? Under this chapter, convicted for the second offense or any offense subsequent to the second offense। यानी कि भैया आप एक बार इस चैप्टर में कन्विक्टेड हो चुके हो, एक बार, फिर आप सेकेंड टाइम कन्विक्ट हो रहे हो, या फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम एंड सो फोर्थ। तो अगर आप इस तरीके से सब्सिक्वेंटली आपको क्या किया जा रहा है? कन्विक्ट किया जा रहा है। कहां के अंदर? इस एक्ट के अंदर, इस ऑफेंस के अंदर। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच may extend to punishment provided for that offense। यानी कि अगर आपने इस तरीके से सब्सिक्वेंटली ऑफेंस किए हैं तो आपका पनिशमेंट क्या रहेगा? मिनिमम 1 ईयर, बट मैक्सिमम क्या रहने वाला है? जितना कि उस ऑफेंस के लिए ओरिजिनली प्रोवाइड किया गया था। यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको नहीं छेड़ा जा रहा, क्या किया जा रहा है? मिनिमम पनिशमेंट को छेड़ा जा रहा है। और यहां पर है ध्यान देने वाली बात, यही वो गलती है जो बहुत से बच्चे करते हैं, एंड ट्रस्ट मी बहुत से बच्चे ये एमसीक्यू अभी भी गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी हम इनहांस्ड पनिशमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली मैक्सिमम पनिशमेंट को छेड़ा जाता है फॉर श्योर। हाँ, मिनिमम को भी छेड़ा जाएगा लेकिन मैक्सिमम को फॉर श्योर छेड़ा जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम को डबल कर देंगे या फिर बढ़ा देंगे, 7 साल की जगह मैक्सिमम 10 साल हो गया, 10 साल की जगह लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया। तो इस तरीके से मैक्सिमम को भी ऊपर नीचे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम पनिशमेंट तो एज इट इज है लेकिन मिनिमम पनिशमेंट को छेड़ा है, तो ये थोड़ा सा उल्टा काम हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं, अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं तो वहां पर जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है 6 मंथ। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल ने सेक्शन 3 का ऑफेंस किया और फिर से वो सेक्शन 3 का ऑफेंस करते हुए पाया जाता है तो अब उसका जो मिनिमम पनिशमेंट पहले 6 मंथ था, अब वो मिनिमम पनिशमेंट हो गया 1 ईयर। क्या चीज क्लियर हो गई है ना? तो ध्यान रखना, मिनिमम पनिशमेंट को छेड़ा जा रहा है, मैक्सिमम को नहीं। अब यही चीज मैं आपको पीपीटी से बता देता हूं, लेकिन पीपीटी में चीज बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, क्योंकि देखो पूरी टीम बोलती है कि सर आप बताया करो बच्चों को, ताकि उन्हें पता रहे कि हम किस तरीके की स्ट्रेटेजी अभी फॉलो कर रहे हैं, कैसे बच्चों को हम हेल्प कर रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे बच्चे हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा मेरा काम है, मेरी मजबूरी भी है आप लोगों को बताना, ताकि आपको पता रहे आपके भले के लिए। इसलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे हम फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा बैच है, फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर हम प्री मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। आपके डेली प्री के
एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं। उसके अलावा हर दूसरे तीसरे दिन आपका मेंस का भी टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि देखो मेंस के अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगता है इंप्रूव करने में। एमसीक्यू की तरह नहीं है कि आपने डायरेक्ट पढ़ा काम हो गया, क्योंकि वहां पर लिखना आपको, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपके आंसर राइटिंग का फ्लो अच्छा होना चाहिए, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको याद होने चाहिए, जजमेंट्स याद होने चाहिए। तो जैसे 5-6 चीजें, अब उन 5-6 चीजों के ऊपर काम करते करते महीने कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो अगर आप ये सोच रहे ना कि प्री होने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो, इसीलिए अभी से मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। उसके अलावा आपको मेंस की जो आपकी आंसर शीट होगी वो चेक होगी मिलती है विद इन 2 to 3 डेज। ऐसा आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा, विद इन 2 to 3 डेज आपको आंसर शीट चेक होगी मिल जाए। चेक होगी मिलती है, डिटेल्ड रिव्यू होते हैं, उसके बाद 1-on-1 सेशन होता है मेंटोर के साथ। जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की उसके बाद 1-on-1 सेशन होगा कि कैसे आप एक्चुअल में उस आंसर शीट के अंदर इंप्रूव कर सकते थे, क्या क्या आपकी गलतियां हुई और कैसे आपको उन गलतियों को इंप्रूव करना है। उसके अलावा इसी मेंस के बैच के अंदर हमने मेंटरशिप यानी कि ग्रुप मेंटरशिप का भी प्रोविजन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे 7 से 8 बच्चों का मतलब इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। उसके अंदर हर एक ग्रुप को एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे के उस ग्रुप के अंदर कोई भी इशू हो, पढ़ा नहीं जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, चीजें रिटेन नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ इशू है तो वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी झिझक के अपने मेंटोर के साथ शेयर कर सकता है, ताकि आप एक्चुअल में इंप्रूव कर पाओ। उसके अलावा प्रिंटेड हमारे नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स रहेंगे, तो ये सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। फीस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। रिकॉर्डेड लाइव दोनों क्लासेस अवेलेबल है, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, कोई मना नहीं है। और ये क्लासेस आपको आपके एग्जाम होने के लास्ट डे तक अवेलेबल रहेगी। तो अगर आपको सुबह निकलने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करना है किसी टॉपिक का, तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने तो भैया सफिशिएंटली पढ़ लिया और हमारी सेल्फ स्टडी काफी है, बहुत बच्चे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर उनको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, वो चाहते हैं कि भैया ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसके अंदर हमें रेलेवेंट प्रोविजन एक्चुअल में जो जरूरी है, रेलेवेंट एरिया जो पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाए। उसके अलावा जो जैसा कि मैंने बोला क्लास टेस्ट में हम करते हैं विद इन 2 to 3 डेज आंसर शीट चेक होकर मिलती है, वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज में मेंस में अवेलेबल रहेगा कि 2 से 3 दिन में आंसर शीट चेक होकर मिलेगी, डिटेल रिव्यू मिलेंगे, ताकि आप एक्चुअल में अपनी मेंस के आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर पाओ, रादर देन गैस करते रहो यार सर ने क्यों गलत लिखा होगा, क्यों काटा होगा नंबर, क्या क्या होगा। नहीं, सब कुछ एक साथ। क्या चार्जेस हैं? प्री की अगर मैं बात करूं आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, ये मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट है, 20 से ज्यादा ही आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। तो 20 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसकी प्राइस रहने वाली है 1499। प्री और मेंस दोनों में, सॉरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। मेंस की बात करूं 35 टेस्ट मिनिमम है, हम उससे ज्यादा ही करवाने वाले हैं, और उसमें आपकी फीस रहेगी 6999, यानी कि 10,000 से भी कम रुपए में आप ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पैकेज ले सकते हो और आप हेल्प कर सकते हो अपने आप की इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो ये मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, बाकी आपके ऊपर है क्या आप एक्चुअल में एक ऐसी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं जो आपके बेनिफिट को ध्यान में रखते हो, आपके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए बनाई हो, आपके लिए बनाई हो, रादर देन इंस्टीट्यूट के लिए बनाई हो। अब इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरे को लगता है हमारे स्टूडेंट इतने समझदार ही उन्हें समझ में आएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए होती है और कौन सी टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट के लिए बनाई जाती है। चलिए अब बनाते हैं वापस हमारे इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर। सेक्शन 5 इनहांस पनिशमेंट हमने डायरेक्ट रीड कर लिया था। फर्स्ट कन्विक्शन हुआ, सेकंड कन्विक्शन हुआ और फिर आपने इनहांस पनिशमेंट दे दी। इनहांस पनिशमेंट कितनी? मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम कितनी जो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए आपने प्रोवाइड करवाई थी वो चलेगी। चलिए देन सेक्शन नंबर 6। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 6 है वो ये बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ आईपीसी वो एज इट इज SC/ST एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। यानी कि अगर कोई ऑफेंस होता है आईपीसी के अंदर और आप जैसे उस ऑफेंस के रिगार्डिंग पर्टिकुलर आईपीसी को सेक्शन अप्लाई करते हो, वैसे ही उन सेक्शन को आपको SC/ST एक्ट में भी अप्लाई करना है। जैसे कि मैं बोलता हूं 4 लोगों ने मिलकर एक इंसान का मर्डर कर दिया, तो क्या वहां पे कॉमन इंटेंशन यानी कि सेक्शन 34 अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। तो उसी तरीके से सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी यहां पर SC/ST एक्ट के अंदर भी अप्लाई हो सकता है। अगर एक या एक से मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने अगर मिलकर ऑफेंस कमिट किया तो हम कॉमन इंटेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद पनिशमेंट वाला जो चैप्टर 3 है वो भी यहां पर अप्लाई होने वाला है। इसके बाद जनरल जिसको हम डिफेंसेस के नाम से भी जानते हैं, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 ये अप्लाई होगा। अबेटमेंट चैप्टर नंबर 5 वो अप्लाई होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5A
वो भी अप्लाई होगा सेक्शन 120A, सेक्शन 120B। उसके बाद अनलॉफुल असेंबली, 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट कर दिए, पर्टिकुलर वे में ऑफेंस कमिट कर दिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 149 अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद अटेम्प्ट, यानी कि जो आपका सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। अब जैसा कि मैं हर क्लास के अंदर करता हूँ, एक छोटा सा टास्क आपको देता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूँ कि आपको इन सेक्शंस के जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है बीएनएस के अंदर, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने। और चलो अगर आप आलस खा जाओ, हमारी बात ना मानो, दूसरे बच्चों को भला ना करना चाहो, तो एटलीस्ट अपना भला कर लेना कि एक लिस्ट बना लेना और उन सेक्शन को वहां पर नोट डाउन कर लेना, या फिर डायरेक्ट में साइड बाय साइड इनको मेंटेन करके चलना, मेंशन करके चलना। ओके, देन सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 7 बात करता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो बदमाश आदमी है ना, उसकी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी दो तरीके हैं, दो अलग अलग सर्कमस्टांसेस है जब आप प्रॉपर्टी को फोरफीट करोगे। पहला जो सर्कमस्टांस है, पहली जो सिचुएशन है, वो आप वो प्रॉपर्टी फोरफीट करते हो जिस प्रॉपर्टी से एक्चुअल में ऑफेंस कमिट किया गया था। जैसे कि अगर मैंने यहां पे क्या किया, SC ST कम्युनिटी का कोई इंसान है जिससे मेरी लड़ाई है और मैं उसको कास्ट के बेसिस पर इंसल्ट करता रहता हूं, उसकी बेइज्जती करता रहता हूं। एक दिन मैंने क्या किया, अपने घर में बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाया और उस लाउड स्पीकर से उस इंसान की बेइज्जती कर रहा हूं, कास्ट रिलेटेड वर्ड यूज में ले रहा हूं। तो अब आएगी पुलिस और वहां पर मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में मैंने माइक, वो जो लाउड स्पीकर है, उसका इस्तेमाल करते हुए किया ना ऑफेंस कमिट, तो अब ऐसे सिचुएशन में उस माइक को, उस क्या बोलते हैं स्पीकर को, क्या किया जा सकता है, फोरफीट किया जा सकता है। और वहीं पर सेकंड सिचुएशन वो होती है जब कोर्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी को, अक्यूज की प्रॉपर्टी को फोरफीट करने के लिए बोलता है, जस्ट बिकॉज अगर वो इंडिविजुअल फ्यूचर में कन्विक्ट हो गया तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो फोरफीटेड प्रॉपर्टी है उससे फाइन का जो पैसा है उसको वसूल किया जा सके, ताकि जो विक्टिम है उसके जो रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जा सके, उसको टाइम पर कंप्लीट किया जा सके, इसीलिए आप प्रॉपर्टी फोरफीट करते हो। तो ये जिस्ट है सेक्शन 7 का। अब मैं आपको बैक से रीड करवाता हूं, फिर वापस से हम इस पीपीटी के ऊपर आएंगे, लेकिन चलिए अभी चलते हैं अपन बैरेक्ट के ऊपर। सबसेक्शन 1, वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड। अब देखो ये चीजें जो मैं कर रहा हूं आपको भी अंडरलाइन करनी है। हैज बीन कन्विक्टेड यानी कि बंदा ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, यानी कि अभी हम ड्यूरिंग ट्रायल, पेंडेंसी ऑफ ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्विक्शन की बात की। ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर द स्पेशल कोर्ट में। अब देखो मे वर्ड यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट बाउंड नहीं है प्रॉपर्टी फोरफीट करने के लिए। इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बोथ बिलोंगिंग टू द पर्सन, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, फिर दोनों, बिलोंगिंग टू द पर्सन विच हैज बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि भैया वो ऑफेंस कमिट होने में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया हो, शैल स्टैंड फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन, यानी कि जब आपने कन्विक्ट कर दिया, आप पूरा का पूरा ऑर्डर सुना रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन आप बोल सकते हो भैया ये जो प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी है उसको हम फोरफीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तूने इस प्रॉपर्टी से ऑफेंस कमिट किया। अब अगर मैं बोलता हूं कि भैया एक अक्यूज्ड है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया भाई माइक वाला। अब वो जब माइक लेने गया तो स्मार्ट था, उसने क्या किया, वो स्पीकर जो है बी से लिए, तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई है, बी की हो गई है। ऑफेंस किसने कमिट किया है, ए ने कमिट किया है। तो इस वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या यहां पर आप उस प्रॉपर्टी को फोरफिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभी हाथों हाथ आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। तो पॉज कर देना, सोचना, फिर आंसर देखना। ओके, तो चलिए, आई होप आपने पॉज करके देख लिया होगा। अब मैं बताता हूं आंसर। देखो प्रॉपर्टी किसकी है, बी की, ऑफेंस किसने कमिट किया है, ए ने। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, बिलोंगिंग टू द पर्सन, यानी कि जो कन्विक्टेड पर्सन है प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी बिलोंग किसको कर रही है, बी को। तो क्या अब आप यहां पर उस प्रॉपर्टी को फोरफिट करोगे क्या, नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना प्रॉपर्टी कन्विक्टेड पर्सन की होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया हो ऑफेंस कमिट करने के लिए इस चैप्टर के अंदर। क्या सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया है, ये चीज क्लियर हो गई है, प्रॉपर्टी ऑफेंडर की कन्विक्टेड पर्सन की होनी चाहिए। ओके, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ऑफेंस कमिट करने में क्या हुआ। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर। वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी offense under this chapter, it shall be open to special court trying him to pass an order that
all or any of the property movable or immovable or both belonging to him shall during the period of such trial। अब देखो यहां पर आप ट्रायल के टाइम पर ही कर रहे हो, ऊपर वाले में क्या कर रहे थे आप, ऊपर वाले में आपने क्या किया था आफ्टर कन्विक्शन, लेकिन यहां पर आपने ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड ही क्या कर दिया, अटैच कर दिए प्रॉपर्टी, क्या कर दिए अटैच, ऊपर वाले में अटैच नहीं होती, सीधे फॉरफिट हो रही थी। एंड वेयर सच ट्रायल एंड्स, and where such trial ends in conviction, the property so attached shall liable to be forfeiture to the extent it is required for the purpose of realization of any fine imposed under this act। यानी कि आपने ड्यूरिंग ट्रायल अटैच की और अगर वो कन्विक्ट हो गया तो प्रॉपर्टी को फोरफिट कर लिया, जबकि सबसेक्शन 1 में ऐसा अटैचमेंट का कोई रूल नहीं था, जैसे ही कन्विक्शन हुआ कोर्ट को लगता है कि हमें करना चाहिए तो फोरफिट कर देते हैं। क्या चीज क्लियर हो गई है? तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 7। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 8 के ऊपर, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इफ इट इज प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो देखो प्रिजम्पशन हाथों हाथ अवेलेबल नहीं है, क्या है, पहले प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज प्रूव कर दी है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट सेकंड चीज का प्रिजम्पशन ले लेगा। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि भैया रात को सूरज नहीं निकलता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि भैया रात को चांद तारे दिखेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा प्रिजम्पशन है, लेकिन समझ में आया कि अगर आपने प्रूव कर दिया कि भैया इस टाइम पर सूरज नहीं निकल रहा तो प्रिजम्पशन क्या हो जाएगा, उस टाइम पर चांद तारे निकल रहे हैं। तो पहले प्रूव करना पड़ेगा ना कि सूरज नहीं है। उसी तरीके से जो सेक्शन 8 के प्रिजम्पशन है डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, पहले आपको एक फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर दूसरा फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि दूसरा फैक्ट भी एग्जिस्ट करता है। अब क्या प्रिजम्पशन है, द अक्यूज्ड रेंडर्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि दो इंडिविजुअल है ए एंड बी, अब यहां पर बी ने तो ऑफेंस कर ही दिया है, तो ये तो जाहिर है ये तो आ गया सेक्शन 3 के लपेटे में, लेकिन जो हमारे ए भाई साहब है ना, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि उसने ये ऑफेंस अबेट किया है। क्या किया, ऑफेंस अबेट किया है। और अबेट कैसे किया है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवा के। तो यहां पर अगर ये जो ए है, ये जो अक्यूज की बात की जा रही है ए है, और ये जो बात की जा रही है ये बी है, और रीजनेबल सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम unless the contrary is proved that such person has had abated the offense। यानी कि अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि सर ए ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाई थी किसको, बी को, और फाइनेंशियल एड क्यों थी, ताकि उस फाइनेंशियल एड से बी ने क्या कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया। तो अगर बी के पास वो फाइनेंशियल एड नहीं होती तो ऑफेंस कमिट नहीं कर पाता। तो अगर यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि साहब ए ने जो पैसे दिए थे बी ने वही ऑफेंस कमिट किया है, उसी पैसे से ऑफेंस किया है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि भैया ए ने वो ऑफेंस क्या किया है, अबेट किया है। लेकिन हाँ, ए के पास ये मौका मिलेगा कि वो कॉन्ट्ररी प्रूव कर दे, बोले साहब बी तो मेरे पास रोता हुआ आया, उसने बोला मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे पैसे चाहिए इलाज के लिए, है ना, तो पैसे दे दो। तो मैंने पैसे दे दिए। अब ये कलयुग है ना साहब, किसी की हेल्प ऐसे कैसे कर दो। तो अब बेचारे ने हेल्प कर दी, पता चला उस पैसे से तो उसने स्पीकर खरीदे और वहां पर उसने पूरी मोहल्ले के अंदर सी को बेइज्जत कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट। तो यहां पर टेक्निकली जैसे ही ये प्रूव हुआ कि बी ने स्पीकर खरीदे थे ए के पैसे से, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, शैल प्रिज्यूम कि ए ने वो ऑफेंस अबेट किया। लेकिन जब ए ने प्रूव कर दिया कि नहीं साहब मैंने तो पैसे दिए थे कि वो हॉस्पिटल में अपने जो है बीमार बाप का इलाज करवा सके, तो पैसे तो मैंने इसलिए दिए थे, तो जैसे ए ये प्रूव करेगा बच जाएगा। लेकिन ये बर्डन किसके ऊपर रहेगा, ए के ऊपर। क्या चीज क्लियर हो गई है आपको? तो ये बर्डन है ए का। अब चलते हैं बी के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ पर्संस कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर एंड इफ इट इज प्रूव्ड, देखो ग्रुप ने किया है यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने, and it is proved that the offense committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter। यानी कि अभी जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो हम SC ST एक्ट के अंदर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट SC ST एक्ट के अंदर फॉल कर रहा है,
वो इसीलिए ऑफेंस हुआ है, वो एक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि ऑलरेडी एक लैंड डिस्प्यूट या लैंड से रिलेटेड जो मैटर्स है, यानी कि लैंड के ऊपर पानी डालना, मतलब पानी आना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, जितने भी मैटर है वो रिलेटेड इशू ऑलरेडी चल रहे थे। अब उस इशू से रिलेटेड कोई दूसरा इशू क्रिएट हो गया और वहां पर आपने गाली गलौज कर दिया, बेइज्जती कर दी, मारपीट कर दी, कुछ भी कर दिया जो सेक्शन 3 के अंदर फॉल कर रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, shall presume, it shall be presumed that the offense was committed in furtherance of the common intention or in prosecution of the common object। यानी कि अगर लैंड से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वहां पर अगर सेक्शन 3 का कोई भी ऑफेंस एग्जिस्टेंस में है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि भैया जितने भी लोग थे उस ग्रुप के, सबकी कॉमन इंटेंशन थी और कॉमन ऑब्जेक्ट था। ओके, देन थर्ड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन। द अक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड। तो देखो कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जो अक्यूज्ड है वो ये बोल दे कि साहब मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मैंने एक्ट कमिट कर दिया, लेकिन ये जब मैंने एक्ट कमिट किया तो मुझे पता नहीं था कि इसकी कास्ट क्या है, तो बच जाएगा, है ना। क्योंकि हमने जब सेक्शन 3 पढ़ा था तो बहुत सी जगह पर ऐसा था कि वहां पर जो अक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, उसको उस कास्ट के बारे में पता था कि उसकी कास्ट क्या है और फिर उसने वो ऑफेंस किया, तो यहाँ तो अक्यूज्ड से बच जाएगा। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ये बोलता है कि भाई साहब अगर अक्यूज्ड को विक्टिम के बारे में पता था या उसकी फैमिली के बारे में पता था तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि उसको उस विक्टिम की जो कास्ट आइडेंटिटी है वो पता थी, वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, किस ट्राइब को बिलोंग करता है, उसको पता था और उसने जान करके ऑफेंस कमिट किया है, इसलिए प्रिजम्पशन हो गया शैल प्रिज्यूम। अब इसको मैं पीपीटी के थ्रू बता देता हूं आपको। सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन 8, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए तो हम क्या प्रिज्यूम कर लेंगे, अबेटमेंट को प्रिज्यूम कर लेंगे। अगर लैंड डिस्प्यूट हो रहा है तो हम क्या प्रिज्यूम कर लेंगे, कॉमन इंटेंशन। अच्छा, कॉमन ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए था यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लेना, कॉमन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर आप पर्सनली उसको जानते हो, पर्सनल एक्विंटेंस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट, कास्ट नॉलेज, यानी कि किस कास्ट को, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। ये आपका सेक्शन 8। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन जो हमारे प्री के सिलेबस का पार्ट है, वो है सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन 9 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई, एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफाइड ऑफिसर को एक स्पेसिफाइड पावर दे सकते हैं। कौन कौन सी पावर, अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और प्रोसिक्यूशन करने की। ठीक है, तो ये 3 पावर वो किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर को दे सकते हैं। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पावर किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर को दे दी है तो फिर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो स्पेसिफाइड ऑफिसर को क्या करे, असिस्ट करे। ठीक है, एमसीक्यू भी हम करने वाले हैं, लेकिन क्या चीज समझ में आई, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिससे एक स्पेसिफाइड ऑफिसर को स्पेशल पावर दी जाएगी। कौन सी स्पेशल पावर, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन। और जब ऐसा स्पेसिफाइड ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उस स्पेसिफाइड ऑफिसर को क्या करे, वो असिस्ट करे। ये है आपका सेक्शन 9। मैं रीड कर देता हूं सेक्शन नंबर 9। कन्फर्मेंट ऑफ पावर, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में भी कुछ और प्रोवाइडेड है, हमें फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन 9 फॉलो करो। द स्टेट गवर्नमेंट में, इफ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सो टू डू for the prevention of and for coping with any offense under this act or for any case or class or group of cases under this act in any district or part thereof, confer by notification official gazette or any officer on any officer of the state government the powers exercisable by police officer। तो यानी कि कोई भी ऑफिसर एग्जिस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट में तो उसको पावर दे दी जाएगी, कौन सी, जो पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज कर रहा है, पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड इन सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ और एज द केस में बी फॉर सच केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस एंड इन पर्टिकुलर द पावर्स ऑफ अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट। यानी कि हम स्टेट गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑफिसर्स है उनको पावर दे देंगे जो पुलिस ऑफिसर के पास है, स्पेसिफिकली अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन की पावर। Then all officers of police and all other officers of government shall assist the officer referred to in subsection 1
in the execution of provision of this act or any rule, scheme or other order made. The provision of the court shall so far as may be applied to the exercise of the powers by an officer under subsection 1. यानी कि जब आपने उसको पुलिस ऑफिसर की पावर दे दी है तो फिर जितने भी पावर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं जो सीआरपीसी में दिए हुए हैं, वो सारी पावर्स, रिस्ट्रिक्शन, रूल्स कहां पर अप्लाई होने वाले हैं? इस एक्ट के अंदर जो स्पेसिफाइड ऑफिसर है उसके ऊपर। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 9 और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है SC ST एक्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब जो आज हमने प्रोविजन पढ़े उसके कुछ एमसीक्यू में आपके सामने लेके आऊं, देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान दिया है क्लास के अंदर और कितने बच्चों ने नहीं दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सेगमेंट और एमसीक्यू करके हमारा पूरा जो SC ST एक्ट है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब जब मैं आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं तो यहाँ पर वॉच टाइमर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तो आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर जब आपके दिमाग में आ जाए तो वापस से प्ले कीजिए, ओके? ताकि क्या हो, ऐसा ना हो कि बस आप क्वेश्चन आंसर सुनते रहो, खुद को सॉल्व कर रहे हैं। सुनने से नहीं होगा, खुद को ही काम करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। इसलिए जैसे एमसीक्यू है वीडियो पॉज करो, रीड करो, फिर प्ले करो। फर्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर इंटेंशनली रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एन एफआईआर अंडर द SC ST एक्ट विच प्रोविजन इज अट्रैक्टेड। तो देखो यहाँ पे जो प्रोविजन अप्लाई होने वाला है, सीधी सी बात है, सेक्शन 3 हार्ट एंड सोल ऑफ द एक्ट, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, इसके अंदर एट्रोसिटीज है, ये नहीं हो सकता। सेक्शन 5 इनहांस पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 9 अभी हमने कवर किया है जो बात करता है स्पेशल ऑफिसर की। तो क्या बचा? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 के अंदर पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी बताई हुई है। देन द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 4 शुड ऑर्डिनरली बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। क्या था ना सेक्शन 4 के अंदर, वो मैंने बताया था इससे एमसीक्यू बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 60 डेज। The cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in subsection 2 by public servant shall be taken by session court, chief judicial magistrate, exclusive special court, any one of them. तो देखो यहाँ पर आपके पास स्पेशल कोर्ट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। In case of enhanced punishment, what would be the punishment? Not less than 1 year to the maximum punishment provided for original offence, not less than 1 year to 7 year maximum, double the punishment as provided for original offence, not less than 2 year but not more than twice the original punishment. तो मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताया था, मैक्सिमम पनिशमेंट को नहीं छेड़ा गया है, मिनिमम को 1 साल कर दिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन विच सेक्शन डील्स विद इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स? क्या है? सेक्शन नंबर 5। विच सेक्शन इंट्रोड्यूसेस स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन? हमने किए थे सेक्शन नंबर 8 के अंदर 3 प्रिजम्पशन है, तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 8। चलिए, ये हमारा सिलेबस SC ST एक्ट का खत्म हो चुका है। आई होप आपको पढ़ के मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक डिफरेंट मेथड भी है एक्स को पढ़ने का, एक डिफरेंट वे है याद करने का। इस तरीके से पीपीटी के थ्रू आपको स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स याद हो रहे होंगे और इस वीडियो की भी जो पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप वहां से पीपीटी डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए, आप उसको रिवीजन के अपने काम में ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर, देखो हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई गुरु दक्षिणा भी नहीं ले रहे हैं। इंडिया में ट्रेडिशन है ना कि गुरु दक्षिणा, तो यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी अप्रोच पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से कंटिन्यूस वीडियो आपके लिए लाते रहें और भी सब्जेक्ट हम कवर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन हमें मिलता है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं ना, बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं, अदरवाइज हमें क्या पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बच्चे इस अप्रोच को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ डिफरेंट अप्रोच चाहिए। अगर आपको कोई डिफरेंट अप्रोच चाहिए, आपको कोई इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके उस इशू का सॉल्यूशन जरूर निकाल के आपको देंगे, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ओके, सो इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।